हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन के साथ फिर से आ गए हैं हम। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड साथ के साथ एडिटोरियल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बांग्लादेश से रिलेटेड रहेगा। अभी आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर में हिंसा बहुत ज़्यादा हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। रिजर्वेशन से रिलेटेड मुद्दा है और अगर हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हम इतनी बड़ी लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं, साथ के साथ में रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो हमेशा हर देश के लिए क्या होता है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा होता है। तो क्या वहाँ पर चीज़ें निकल करके आई हैं और उससे इंडिया क्या सीख सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ के साथ में और बाकी जो अभी आपने जैसे पता होगा आपको कि मानसून सत्र जो है वो स्टार्ट हो गया है मंडे से ही, और आज जो है वो बजट के ऊपर में बातचीत शुरू होने वाली है। तो बजट से रिलेटेड और मनी बिल से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तीनों आर्टिकल्स को हम करके एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो आपके यहाँ पर डेवलप होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले कोटेशन के साथ में आज के दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हाइलाइट्स हैं जिसमें मैंने बताया है कि हम 3 टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन वेल्थ टैक्स इन बजट 2024। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ग्रीन वेल्थ टैक्स क्या है। वेल्थ टैक्स प्लस ग्रीन एनर्जी के ऊपर में टैक्स, तो इनको मर्ज करके ग्रीन वेल्थ टैक्स बना दिया गया है। इसके बारे में बात करेंगे और ये पूरा जो टॉपिक है वो बजट जो है पेश होने वाला 2024 का, उसमें क्या चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए और जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, इसको लेकर के ये पूरा आपका एडिटोरियल है। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है हाउ एंड व्हेन कैन अ बिल बी डिफाइंड एज अ मनी बिल। तो यहाँ पर मनी बिल को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में बात करेंगे। मामला कोर्ट में था। आधार से रिलेटेड मुद्दा जो है आपको मालूम है कि बहुत लंबे समय से चला, उसके बाद में आधार के ऊपर भी वर्डिक्ट आया। कुछ वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी हुई कि आधार को एज अ मनी बिल पेश करना सही नहीं था। तो इससे रिलेटेड पूरा ये मामला है, लेकिन यहाँ पर आपका बहुत अच्छा रिविजन होने वाला है पॉलिटी का, तो इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे। तीसरा जो आपका आर्टिकल रहने वाला है वो है अ केस फॉर रेगुलेशन गिग बेस्ड वर्कर, और चौथा जो है वो है क्वेस्ट फॉर कोटा। तो बेसिकली गिग वर्कर के ऊपर में हम बहुत बातचीत कर चुके हैं, तो इसको आज हम थोड़ा स्कीप करेंगे। हम कोटा जो है उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो बांग्लादेश से रिलेटेड है ये पूरा टॉपिक, रिजर्वेशन कोटा में क्या चीज़ें मेंशन है और क्यों बांग्लादेश में हिंसा फैली है, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया का क्या वहाँ पर रिलेवेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सभी टॉपिक्स को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट क्या बोला जा रहा है इसमें। बिलीव इन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करते हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी, और बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डे टू डे जो है वो बेसिकली ये ऐसे ही मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए ज़्यादा लेकर के आती हूँ जिसमें बात होती है बिलीव इन योर सेल्फ की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं हमारा एडिटोरियल, तो आपका नॉलेज तो बढ़ ही रहा है, साथ के साथ में आपका मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगी मैं आपका, इस तरीके की चीज़ें कोटेशन आपको डेली बता करके। बेसिकली विवेकानंद जी का कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। खुद पर भरोसा करेंगे, दुनिया आपके कदमों पर होगी। बिल्कुल ये सही बात है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात जो की जा रही है वो किसके बारे में है। ये टॉपिक पहले किससे रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 आईआर से रिलेटेड है। ठीक है, आईआर से तो रिलेटेड है क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जो है वो बांग्लादेश का है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के क्या रिलेवेंस है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ में, फैक्चुअल डाटा के साथ में स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री शेयर होती है लगभग 4000 किलोमीटर की। ठीक है, तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड बाउंड्री है वो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर 4000 का नंबर बड़ा कॉमन है। अभी जो पूरी हिंसा फैली है बांग्लादेश के अंदर में, उसमें जो है इंडिया से लगभग 4000 स्टूडेंट ऑलरेडी बांग्लादेश में एजुकेशन ले रहे थे अलग अलग फील्ड में, और वहाँ से अभी इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वापस बुलाया गया है। और बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ के होंगे, अगर आप मैप देखिए तो मैप में आपको बांग्लादेश कहाँ पर दिखाई देगा, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है बेसिकली, वहाँ पर आपको ये जो एरिया है इधर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा होंगे वो कहाँ के होंगे, इन्हीं नॉर्थ ईस्ट एरिया में, मणिपुर, मेघालय, इन सारे एरियाज से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई के लिए। अभी मुद्दा क्या निकल के आया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश में अभी हमने अगर रीसेंट और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो रिसेंटली हमने तीस्ता जल विवाद से रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन किया है। साथ के साथ में जो मैत्री करके पूरा हम परियोजना चलाते हैं, और भी हमने रेल लिंक परियोजनाएं भी चला रखी हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और स्पेशली जब से वहाँ पे शेख हसीना जी आई हैं, उनका टेन्योर काफ़ी लंबा रहा है और वो एक तरीके से फेवर में ही रहती है इंडिया के। तो हमेशा से भारत के और बांग्लादेश के जो
रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा हो रहा है इसमें इंडिया का रिलेवेंस कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि एक तो हमारे रिलेशन उनके साथ हैं, दूसरे हमारा जो स्टूडेंट का बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है वो बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहा है। तो वैसे हमने बोला है कि हम उनके इंटरनल मैटर में जो है इंटरवीन नहीं करेंगे, बट फिर भी यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया का भी कंसर्न बांग्लादेश के साथ में जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश हर संभव अपनी कोशिश, इंडिया जो है वो हर संभव अपनी कोशिश करेगा कि वो बांग्लादेश को कुछ ना कुछ सपोर्ट दे पाए और वहाँ पर शांति जो है वो स्थापित हो जाए। बेसिकली ये सिनेरियो है, लेकिन समझते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा बांग्लादेश में क्या हुआ है कि वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ है? दो टर्म के ऊपर में है। सबसे पहला जो टर्म है वो तो है रिजर्वेशन का। देखिए, आरक्षण हमेशा से ही हर कंट्री के लिए कहना चाहिए कि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है और पूरे देश के अंदर में अशांति फैलाने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश का पहला जो मुद्दा ये है कि जब शेख हसीना जी की पहले भी गवर्नमेंट थी तो उस समय में कुछ रिजर्वेशन को लेकर के बिल लाए गए थे, बट उसका अपोज हुआ था और उस बिल को एक तरीके से शांत कर दिया गया था, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया गया था लाने से। लेकिन अभी कोर्ट का, वहाँ पर हाई कोर्ट का जजमेंट आया एक, और उसमें फिर से जो पुराने बिल थे रिजर्वेशन से रिलेटेड उसके फेवर में कुछ वर्डिक्ट दी गई, और इससे जो है वो मुद्दा थोड़ा सा हिंसक हुआ। हिंसक मुद्दे के बीच में शेख हसीना जी ने खुद भी अपने कुछ वर्डिक्ट्स दे दिए, और शेख हसीना जी ने एक टर्म का यूज़ किया। वो टर्म क्या था? वो टर्म था रजाकर्स। ये जो रजाकर्स है, इसी के ऊपर में ये जो पूरा हिंसा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पूरा मुद्दा क्या है? सबसे पहले समझिए कि बांग्लादेश के अंदर में ये जो रिजर्वेशन को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें जो प्रोटेस्टर हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी स्वतंत्रता सेनानियों को 30% आरक्षण दिया जा रहा था। और स्वतंत्रता सेनानी कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता में भाग लेने वाले जो लोग हैं उनके बच्चों को, जो कि परपोते वगैरह हैं, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, उनको 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा था। कहाँ पर? जॉब के अंदर में। तो यहाँ पर जो बाकी सारे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना था कि ये 30% का रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से भेदभाव हो रहा है, ठीक। अब इसके बीच में बांग्लादेश की जो शेख हसीना जी हैं उनका भी एक वर्डिक्ट आ गया। उन्होंने बोला कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या इन रजाकर्स के बच्चों को मिलेगा? अब यहाँ से जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गरमाया। रजाकर्स बेसिकली क्या है? आपको मालूम है कि 1971 में जब पूर्वी बांग्लादेश जो है, आज हम जो कोलकाता कहते हैं, जो पूरा बंगाल है उसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, और जो पूर्वी बंगाल उस समय ब्रिटिश समय में हुआ करता था उसको पूरा बांग्लादेश वाला एरिया आज का बोला जाता है। और वो पहले पाकिस्तान के अंडर में एक तरीके से था। बेसिकली पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई करना चाहता था क्योंकि वो मुस्लिम बहुल आबादी थी। और 1971 में हमने क्या किया था? इंडिया ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से क्या किया गया था? आज़ाद किया गया था। बेसिकली वॉर जो है वो बांग्लादेश ने जीती थी और फिर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन करके उभरा था। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? इंडिया का था 1971 में। लेकिन बेसिकली मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा कहाँ पर है? मुद्दा है रजाकर्स का। ये बेसिकली रजाकर्स क्या है? ये रजाकर्स वो हैं जिन्होंने बांग्लादेश की क्रांति के समय में बांग्लादेश के अगेंस्ट में काम किया था और पाकिस्तान का फेवर किया था। कई ग्रुप होते हैं ना, एक देश के अंदर में ही बहुत सारे माइंडसेट के लोग रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, एक नक्सल ग्रुप है, जिनकी अपनी अलग धारणा, अपनी विचारधाराएँ हैं। बिल्कुल वैसे ही बांग्लादेश के अंदर में स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी का फेवर कर रहे थे, वो अलग थे। बट ये जो रजाकर्स थे ना, ये बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उस समय में। और इसी को लेकर के जितने भी लोग उस समय में, ये जो पूरा ग्रुप था, बेसिकली ये सैन्य ग्रुप था जिसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था उस टाइम पे। और इन्हीं सैन्य ग्रुप को हमने क्या कर दिया था? बांग्लादेश के अंदर रजाकर्स का नाम दे दिया था। और अभी शेख हसीना जी का जो वर्डिक्ट निकल करके आया, उसमें उन्होंने बोला कि जो आरक्षण है वो स्वतंत्रता सेनानियों को अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या इन रजाकर्स को दिया जाएगा? इसी को लेकर के ये मुद्दा और ज़्यादा हिंसक हो गया और सारी चीज़ें ये निकल करके आई। तो अब यहाँ पर समझिए कि आपने सिनेरियो समझ लिया। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और 30% का रिजर्वेशन अब 5% और 2%, यानी कि टोटल 7% हो गया है। 2% स्पेशल कैटेगरी के लिए और 5% जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए। तो 30% से सीधा घटा करके 5% पे आ गया ये पूरा मुद्दा। लेकिन यहाँ पर समझिए कि इंडिया इससे क्या सीख सकता है या फिर गलती कहाँ पर हुई है? जहाँ पर बेसिकली बात की जाती है कि किसी भी, अगर मान लीजिए किसी एरिया के अंदर में रिजर्वेशन इतना सेंसिटिव टॉपिक है और हमारे यहाँ पे कुकी मैती जो है वो इसी
विशेष दर्जे के लिए एक तरीके से लड़ रहे हैं कि एक जो कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिली है, दूसरे को नहीं मिली है। तो इस तरीके के हमेशा हर जगह पे जो मामले होते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से टैकल करना है, अगर यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो सही तरीके से काम करती और जो ये सारे मुद्दे हैं उसमें अगर उन्होंने स्टैंड जो है वो किसी के फेवर में ना लिया होता, एक न्यूट्रल अप्रोच ली होती, तो शायद इतने सारे लोगों की वहाँ पर डेथ नहीं होती। तो ये बात ऐसी होती है कि अगर कोई राज्य के अंदर या किसी कंट्री के अंदर में इस तरीके का मुद्दा हो रहा है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस तरीके से टैकल करना चाहिए, हाउ टू गवर्नमेंट शुड टैकल दिस टॉपिक्स। तो यहाँ पर बात यही होती है कि किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी इस तरीके के मामले में किसी भी पार्टी का एक तरीके से तो फेवर या अपोज नहीं करना चाहिए। सत्ता के लिए चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसके लिए पूरा देश जो होता है वो एक होता है, ठीक है ना। उसमें किसी भी कम्युनिटी का फेवर करना, मान लीजिए आपकी पर्सनल विचारधारा कुछ और हो, लेकिन जब आप एक किसी अथॉरिटेटिव एक तरीके से बड़े पद पर बैठे हुए हैं तब आपके लिए हर जो व्यक्ति है वो एक समान ही होना चाहिए, एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए। यही चीज़ ब्यूरोक्रेसी में भी आपकी लागू होती है कि आपकी अपनी विचारधारा कुछ भी हो, चाहे आप हिंदू कम्युनिटी से आते हो या मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, आपकी खुद की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको एक न्यूट्रल अप्रोच रखना है, क्योंकि वहाँ पर जनता जो है वो आपके लिए एक बराबर है। तो बेसिकली मुद्दा यही है कि यहाँ पर सभी पक्षों को ध्यान में देना चाहिए, किसी एक पक्ष को इतना ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशन, ये भी सही चीज़ नहीं है। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात है कि किसी भी राज्य को, राज्य कहने का मतलब यहाँ पॉलिटी का टर्म समझिएगा, कि किसी भी कंट्री को जो वहाँ पर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको किसी भी पार्टी का, किसी भी एक तरीके से ग्रुप का फेवर नहीं करना चाहिए। उसके लिए हर एक जनता जो है, हर एक कम्युनिटी जो है वो एक बराबर होना चाहिए और जो भी मुद्दा है उसको क्या कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्यों होता है, जब रिजर्वेशन की बात आती है तो लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों होते हैं उन चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं पे आपने जो है रिसोर्सेज उनको सही से प्रोवाइड नहीं कराए हैं, या फिर आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसका रेशियो बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, सभी की जड़ होती है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बेरोजगार जनता ज़्यादा है तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ में क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी। अगर मान लीजिए आपकी जनता के पास में क्या है, आपके देश में हर किसी के पास में जॉब है, अपना जो जा रहा है 9 to 5 की जॉब कर रहा है, तो वो इस तरीके के प्रोटेस्ट वगैरह में भाग लेने से बचेगा कि भाई मेरी जॉब है, मुझे यहाँ पर काम करना है। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है इस तरीके की हिंसा के फैलने का। साथ के साथ में कई ऐसे तबके होते हैं सोसाइटी के अंदर में जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, सोशली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, तो वो अपनी स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण की मांग करते हैं। तो आपको क्या करना है एज अ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन सारे मुद्दों के ऊपर में ध्यान देना सबसे पहले ज़रूरी होता है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, साथ के साथ में सोशियो इकोनॉमिक स्थिति ठीक करने के ऊपर में, किसी भी पक्ष का फेवर या फिर उस किसी के अगेंस्ट में नहीं बात करना, और इन सारी चीज़ों से ही क्या कर सकते हैं, शांति स्थापित की जा सकती है। तो यहाँ पर मुद्दा भले बांग्लादेश का था, लेकिन इंडिया के साथ उसका रिलेवेंस है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जब ये पूरी हिंसा हो रही है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो घुसपैठिए जो है वो क्या हो रहे हैं, इंडिया के अंदर एंटर हो रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में तो शायद बोला भी गया था कि जितने लोग भी बांग्लादेश से आएंगे उनको शरण दी जाएगी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर बेसिकली मुद्दा ये है कि किसी ऐसे देश के साथ में जिसके साथ में हमारा जो है इंडिया का बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, और वहाँ से अगर वहाँ पर उस देश के अंदर में कोई भी अहिंसा मतलब हिंसा हो रही है, अशांति हो रही है, तो वहाँ से लोग क्या होंगे, माइग्रेट होकर के हमारे यहाँ आएंगे और फिर इंडिया में वो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है, इस सारे मुद्दे को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही आराम से टैकल करने की ज़रूरत है। इंडिया को क्या ज़रूरत है कि जितने भी फोर्सेज वहाँ पर बाउंड्री है वहाँ पर एक तरीके से कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि यहाँ पर बांग्लादेश की हिंसा का फ़ायदा उठा करके कुछ टेररिस्ट ग्रुप भी अपने इंडिया में एंटर हो जाएं। तो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी बाउंड्री शेयर होती है इंडिया के साथ में बांग्लादेश की, यहाँ पर सिक्योरिटी का थ्रेट सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसको सबको ध्यान में देते हुए इंडिया को भी इस रिजर्वेशन वाले मुद्दे में क्या करना है, एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा, तब जा करके ये मुद्दा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये इंटरनल मुद्दा बांग्लादेश का हो सकता है, बस ये होना चाहिए कि अच्छे तरीके से इंडियन गवर्नमेंट क्या कर ले, अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर ले, और वे फॉरवर्ड चीज़ें कि वहाँ से लोग अगर माइग्रेट होकर आ रहे हैं फिर उनको कैसे टैकल किया जाएगा, उनको किस तरीके से सुविधाएं और रिसोर्सेज दिए जाएंगे, इसके ऊपर में पूरी बात होगी। ठीक है, तो ये मुद्दा अभी चलता रहेगा। अभी एक एडिटोरियल आया है, अभी इस तरीके के ये जो जनरली द हिंदू के अंदर क्या होता है, कोई एक टॉपिक होता है वो एक हफ्ते तक तो चलता ही रहता है, तो फिर से ये मुद्दा ज़रूर आएगा, कुछ नए पक्ष कुछ नए आयाम इसमें जुड़ेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेसिकली ये सारा जो सिनेरियो है, ठीक है।
अब देख लेते हैं दूसरा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है आपका किससे रिलेटेड है। पहला तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बजट पेश करने की बात हो रही है और पॉलिटी के अंदर में बजट का जो टॉपिक है वो आपका है। लेकिन अगर बात की जाए कि इकोनॉमी के लिहाज से, तो जीएस पेपर 3 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बजट जो है वो पेश ही इसीलिए किया जाता है कि आने वाले साल में इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से चलने वाली है। अगर हम कुछ फैक्चुअल डाटा की बात करें तो आर्टिकल 112 के तहत जो है वो बजट जो है वो पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बजट सब नहीं लिखा हुआ है, वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आर्टिकल 112 यानी कि 112 में बजट शब्द क्लियरली मेंशन है। तो बिल्कुल भी बजट जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं है। बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या कर लेते हैं, बजट बोल देते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक साल के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच में जितना भी गैप होता है, या फिर टोटल कितनी प्राप्ति, कितनी रिसिप्ट होगी गवर्नमेंट की एक साल के अंदर में, और कितना गवर्नमेंट को खर्च करना है, इसका बेसिकली जो पूरा ब्यौरा होता है उस बजट में होता है। ठीक है ना। आप भी जब भी मान लीजिए कि आपके घर से, अगर आप स्टूडेंट हैं, घर से पैसे आ रहे हैं, तो आपको पता होता है कि इस पूरे महीने मुझे ये चीज़ें खर्च पे देनी है, मतलब मुझे रेंट पे करना है, या फिर मुझे अपनी बुक्स के लिए इतना खर्च करना है, लाइब्रेरी की फ़ी देनी है। तो वो एक चीज़ होती है, और फिर आपके पास में कितना बचेगा, तो आप एक पूरा जो खाका है वो बना करके रखते हैं। वो अलग बात है कि मंथ एंड होते होते तक आप पूरे लॉस में चले जाते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट में भी चलता है। गवर्नमेंट का भी बजट जो होता है वो एक तरीके से साल की पूरी प्राप्तियां कितनी होगी और कितना खर्च होगा, एक एस्टिमेट होता है। और इसमें जब भी कम ज़्यादा होता है तो फिर हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, संचित निधि से थोड़ा पैसा और निकाल लेते हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे ऋण भी लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा साल भर जो है सरकार का कामकाज चलता है। ठीक। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन टैक्स के बारे में, ग्रीन वेल्थ टैक्स इन बजट 2024। तो यहाँ पर एक ग्रीन वर्ड भी है, एक वेल्थ टैक्स भी है। वेल्थ टैक्स यानी कि संपत्ति का कर। अभी फिलहाल में संपत्ति कर क्या होता है, आपकी जितनी भी चल संपत्तियाँ हैं उसके ऊपर में गवर्नमेंट को कुछ टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स में बढ़ा रही है या फिर घटा रही है। जैसे कि 30 लाख रुपए की अगर किसी की सालाना इनकम है तो उस पर उसको 1% जो है वो क्या करना है, वेल्थ टैक्स देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है बेसिकली बात की जा रही है ग्रीन वेल्थ टैक्स की। बेसिकली मुद्दा क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि अभी इस बार जो है वो बजट पेश होने वाला है, और इस बार जो सबसे क्रिटिकल 2 टॉपिक रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं। पहला जो है रहने वाला है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है इनइक्वालिटी। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, दूसरा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किस में, वेल्थ में। आपको मालूम है कि 10% आबादी जो है हमारी, उसके पास में पूरा जो है वो 40% का वेल्थ है इंडिया की पूरी जीडीपी का। ठीक है। तो ये 10% और 40% का रेशियो बहुत ही बड़ा जो है वो गैप क्रिएट करता है, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता जो है वो क्रिएट करता है। इसी को क्या करना है, इस बजट के अंदर में टैकल करना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरीके से इस आर्टिकल में बात की गई है। ये डिफरेंट फ्लो चार्ट्स के माध्यम से कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर बेसिकली मुद्दा ये है यहाँ पर कि क्या होना चाहिए इस बार का आत्मनिर्भर पैकेज। तो आत्मनिर्भर पैकेज जैसा आपको मालूम है, कोविड-19 जब आया था तो उस समय में गवर्नमेंट ने अपना पहला आत्मनिर्भर पैकेज जो है वो लॉन्च किया था, और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स को कितने पैसे अलॉट होंगे इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल में बोला गया है कि 3-4 मुद्दे हैं जिसके ऊपर में गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कौन सा है, सबसे पहले तो ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि कोयला की डिपेंडेंसी अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट को एक तरीके से पोल्यूशन फैला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 2070 तक हमने टारगेट रखा हुआ है नेट जीरो कार्बन एमिशन का। चूँकि पूरा जो है इकोनॉमी वो रन कर रहा है अभी फ़िलहाल कोयले के ऊपर में। चाहे आप स्टील जनरेशन की बात कर लीजिए, जहाँ पर स्टील बनता है वो भी आपका कोयले पर डिपेंडेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर लीजिए, वो भी आपका कोयले पर डिपेंडेंट है। खनन बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, तो हर एक सेक्टर जो है वो कोयले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर इन सारी चीज़ों को हम देखें ना, तो आगे आने वाले समय में 2070 तक हम उस नेट जीरो कार्बन एमिशन के गोल को रीच नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ बात बोली गई है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को फोकस किसके ऊपर होना चाहिए,
चाहिए ग्रीन एनर्जी के ऊपर में फोकस होना चाहिए। दूसरा फोकस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ केयर इकोनॉमी के अंदर में। अब केयर इकोनॉमी क्या होती है? केयर इकोनॉमी कहने का मतलब है कि आपकी जनता को एक बेसिक अच्छी लाइफ देने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, केयर इकोनॉमी यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? हेल्थ, एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर में सबसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, तभी जा करके आप क्या कर पाएंगे, अपनी जो जनता है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है उसको आप एक डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश में चेंज कर पाएंगे। जनसांख्यिकी लाभांश कहने का मतलब क्या होगा कि 15 to 64 ईयर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। अगर ये हो जाता है तो आप कहेंगे कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो जनसांख्यिकी लाभांश में बदल गई है। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि गवर्नमेंट को दो मेजर चीज़ें हैं जिसके ऊपर में ध्यान देना है। पहला तो एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इनइक्वालिटी। लेकिन उसमें भी जो है सब पार्ट्स में क्या चीज़ें ध्यान में देनी है? सबसे पहले ध्यान देना है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, और फिर केयर इकोनॉमी यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर में। और अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर में गवर्नमेंट फोकस करती है तो अभी जितने भी चैलेंजेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं 5वीं इकोनॉमी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, उन सारे ही चैलेंजेस को हम क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे अगर हम इन कुछ ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, केयर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी वाले टॉपिक्स के ऊपर में ध्यान दे लें। और इसी के लिए ध्यान में रखते हुए अभी जो बजट पास होने वाला है उसमें बात की गई है कि आत्मनिर्भर पैकेज जो कोविड-19 में आया था रिकवरी के लिए, बिल्कुल उस तरीके से ही कुछ ना कुछ पैकेज होना चाहिए इन सारे सेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया। अभी ये जो टॉपिक है वहाँ से आपके लिए काम की चीज़ क्या है? अगर आपके पास में क्वेश्चन बनता है कि अभी जो है गवर्नमेंट की या फिर हमारे देश की जो है वो क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, तो आपको बताना यही है कि अभी हमारे यहाँ पे इकोनॉमी की दृष्टि से सबसे बड़ा चैलेंज एम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी का है। और उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और केयर इकोनॉमी, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर में सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है तो डेफिनेटली इकोनॉमी में जितने भी अभी चैलेंजेस दिख रहे हैं, या फिर पर कैपिटा इनकम कम है, या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा, ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंट चार्ट्स के माध्यम से बताया गया है कि अभी फ़िलहाल में जो हमारा वेल्थ टैक्स है वो एलिट क्लास का, जो कि क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा कार्बन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजप्शन करके सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके का चीज़ होना चाहिए कि जो हमारा ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका हम डेली यूज़ कर रहे हैं, अगर उससे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है तो उसके ऊपर में भी एक टैक्स होना चाहिए। इसलिए बात की गई है ग्रीन वेल्थ टैक्स की। ठीक है ना, यानी कि इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूशन हो और हमारी डे टू डे लाइफ की जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं, इनके ऊपर में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड वगैरह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। साथ के साथ में प्लास्टिक्स वगैरह की चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पर पड़ता है। अगर आप बात कर लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की, तो जो वाहन हम यूज़ करते हैं उसमें भी आपको बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की जहरीली गैसें निकलती हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है, एक जो सोसाइटी का तबका जो है वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो पॉपुलेशन है और पॉल्यूशन है उनमें क्या कर रहा है, पॉल्यूशन के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, अल्टरनेट ऑप्शन होने चाहिए। साथ के साथ में यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और एक ग्रीन वेल्थ टैक्स होना चाहिए कि भाई जो इंसान है वो सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करे और क्लाइमेट को और अपना जो एनवायरनमेंट है उसको कम से कम पॉल्यूट करे। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली इन सारे सिनेरियो के ऊपर में बात करने की ज़रूरत है। इसीलिए बात की गई है कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस दीजिए, और हेल्थ एंड केयर यानी कि केयर इकोनॉमी के ऊपर में, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर में फोकस दीजिए। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पर, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड बेसिकली टॉपिक है। मुद्दा क्या आया है, मुद्दा यहाँ पर है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ अग्रीड टू लिस्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द पिटीशन चैलेंज द मनी बिल रूट टेकन बाय द सेंटर टू पास कॉन्सेंशुअस लॉ अमेंडमेंट्स। यहाँ पर बेसिकली मुद्दा ये है कि एक पिटीशन गई हुई है जिसमें जो मनी बिल को लाने का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, उसको चैलेंज किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि मनी बिल है क्या और उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। उसके साथ साथ जो हम बात करेंगे वो वित्त विधेयक के बारे में, यानी कि फाइनेंस बिल के ऊपर में बात करेंगे कि
किस तरीके से वो डिफरेंट है और क्या इशू, क्या चैलेंजेस अभी मनी बिल को लेकर के हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है कि मनी बिल कहाँ पर है, तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में डिफरेंस क्या है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो 109 और 1110 ये जो दो आर्टिकल हैं ना, वो मनी बिल से रिलेटेड हैं। और जब अगर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल बिल की, तो आर्टिकल 171 का क्लॉज 1 और आपका 2 दो पार्ट्स में है, 117 यानी कि वित्त विधेयक, और यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, वित्त से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। एक के अंदर में मनी बिल से रिलेटेड ही कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसको बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के या फिर कुछ और थोड़े से अलग हटके मुद्दे होते हैं उसको डाला जाता है। और जो वित्त विधेयक का जो 2 होता है, पार्ट 2 होता है, उसमें मनी बिल वगैरह से हट करके जितने भी टॉपिक होते हैं उनको डाल दिया जाता है। ठीक, अब बात की जाए यहाँ पर 109 और 1110 आर्टिकल में क्या है, तो ये अनुच्छेद 110 में मनी बिल के बारे में बात की गई है कि कैसे जो विधेयक होंगे उनको मनी बिल बोला जाएगा। और 109 के अंदर में इसी मनी बिल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस और रहेंगे आपके। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें कि 1110 में क्या है, तो मनी बिल के बारे में बात की गई है कि आर्टिकल 110 का ए क्लॉज 1 से लेकर के एफ तक। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 110 के बारे में। तो आर्टिकल 110 का 1, ठीक है, क्लॉज 1, इसका ए से लेकर के एफ तक प्रोविजंस है। एफ तक कहने का मतलब है कि 6 प्रोविजंस है जिसके तहत ये डिफाइन किया जाता है कि कौन सा विधेयक जो होगा वो मनी बिल होगा या फिर नहीं होगा आर्टिकल 110 के अंतर्गत। इसमें मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही है, तो टैक्स रिलेटेड अगर मैटर है तो वो मनी बिल के अंदर आ सकता है। दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई कस्टडी ले रही है, कहाँ से, अगर कोई खर्चा ऐसा हो रहा है जो कि कंसोलिडेटेड फंड से हो रहा है, संचित निधि से हो रहा है, समेकित निधि से हो रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, उसको भी हम मनी बिल का एक तरीके से दर्जा दे सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी ऋण प्राप्ति कर रही है जिसको संचित निधि के अंदर में शामिल किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड प्रावधान होंगे, उसको भी एज अ मनी बिल पेश किया जा सकता है। साथ के साथ में ऐसे सारे खर्च वगैरह, एक्सपेंडिचर ऐसे जो कि कहीं ना कहीं संचित निधि से रिलेटेड हैं, तो बेसिकली मोर और लेस अगर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जितने भी टॉपिक, वो आपको ऐसे टॉपिक दिखाई देंगे जिसमें या तो कर से रिलेटेड बात होगी या फिर संचित निधि से खर्च करने की बात होगी या उसमें कोई पैसे जोड़ने की बात होगी। तो गवर्नमेंट का जितना भी खर्च होता है, एक संचित निधि होती है, संचित निधि में बेसिकली गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्शन करती है उसको डाला जाता है, जो उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ऋण वगैरह मिलता है वो डाला जाता है। और जब बजट पेश होता है तो बजट में उसी संचित निधि से कुछ सारे पैसे अपने खर्च करने के लिए निकालने की बातचीत होती है। तो बेसिकली मनी बिल के अंदर में जो है, जो कि धन विधेयक है, उसके अंदर में ऐसे ही अलग अलग जो टॉपिक्स जो कि अगर टैक्स से रिलेटेड है या फिर संचित निधि से रिलेटेड है तो उनको मनी बिल के तहत क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर और एक फैक्चुअल डाटा क्या होता है कि इसको केवल और केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है। और इसको कौन पेश करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है पहली बात, तो फिर यहाँ पर लोकसभा में इसको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है या फिर नहीं है। राज्यसभा को यहाँ पे क्या अथॉरिटी मिली हुई है, राज्यसभा में ये जो चीज़ें हैं वो 14 डेज़ के लिए जाती हैं, 14 दिन के लिए मनी बिल जो है वो जाता है। राज्यसभा अपना इनपुट देना चाहे तो दे, न देना चाहे न दे, राज्यसभा के इनपुट्स को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। तो इस तरीके से मनी बिल पे जो है वो सबसे ज़्यादा पावर जो किसके पास में है, हाउस ऑफ कॉमन के पास में, जो कि कौन है, लोकसभा। ठीक, तो पहली बात तो ये। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अ मनी बिल। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ बता दी कि प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं आर्टिकल 109 में, और 109 में क्या लिखा हुआ है कि मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो अभी जो हमने बात की, ये जो लोकसभा में ही पेश होगा, ये आपके आर्टिकल 109 में लिखा गया है। तो इस तरीके से 109 और 110 जो है वो मनी बिल उसके प्रोविजन से रिलेटेड बात करता है। अब ये फाइनेंशियल बिल से अलग कैसे होता है, तो जो हमने बात की वित्त विधेयक की, जो कि आर्टिकल 117 यानी कि 117 के तहत आता है, तो इसमें मैंने बात की कि 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिकली धन विधेयक से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस जो होते हैं उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो कि कहीं ना कहीं धन विधेयक से रिलेटेड ही हैं, कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको ये 117 के 1 के तहत पास किया जाता है। और जितने भी बाकी टॉपिक्स बच जाते हैं उसको 117 के 2 के तहत पास किया
किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है पूछा जा सकता है। तो इसका जो ओरिजिन है वो यूके का है। ठीक है, यूके में जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वहाँ पर मेजॉरिटी, और उसी की बेस पर जो है मनी बिल को सबसे ज़्यादा पावरफुल किसके लिए बनाया गया है, लोकसभा के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमने यूके से लिया है। अब यहाँ पर इशू के बारे में बात की गई है कि व्हाट आर द इश्यूज़। यहाँ पर बात की गई है कि सर्टिफिकेशन ऑफ अ बिल एज अ मनी बिल बाय स्पीकर केम अंडर जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर बात की गई है कि 2016 में जो है वो मामला हुआ था, कौन सा, आधार का। आधार एक्ट जो आया था उसको भी एज अ मनी बिल पास किया गया था, और इसमें चीज़ें थी कि भाई यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड क्या मुद्दा है, या फिर किन कहना चाहिए मानदंडों के आधार पर आधार का जो एक्ट आया था, जिसमें हमको मालूम है कि सभी के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने की बात की गई थी। तो इस आधार को किन आधारों पर जो है वो मनी बिल बनाया गया था या मनी बिल के रूप में पेश किया गया था, इसको लेकर के मामला कोर्ट में है। ठीक है, और जब ये मामला कोर्ट में गया तभी से जो अध्यक्ष जो है लोकसभा के, उनके किसी भी बिल को मनी बिल बताना है या फिर नहीं बताना है, उनका जो अधिकार है उसके ऊपर में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रखा। और इस क्वेश्चन मार्क के तहत में ये जो पूरा मनी बिल है वो कहाँ पर आ गया, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक जो समीक्षा के एक तरीके से क्राइटेरिया के अंदर में आ गया। बेसिकली ये चीज़ें हैं, सामान्य भाषा में समझे तो, कि अगर कोई लोकसभा का स्पीकर है वो मनी बिल जो है वो डिक्लेयर कर रहा है कि पर्टिकुलर जो विधेयक है वो मनी बिल है, तो किस बेसिस पे वो क्या कर रहा है, मनी बिल वो डिक्लेयर कर रहा है, ये जो है पूरा जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गया, न्यायिक समीक्षा के अंदर आ गया। मामला कब हुआ, 2016 का आधार, और उसमें कई सारी चीज़ें थी, और बेसिकली ये चीज़ें बोली गई थी कि आधार के अंदर में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें स्टेट में कोई अगर मामला है, मान लीजिए केंद्र और राज्य से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार आपका आधार कार्ड मांग सकती है। और बहुत सारी चीज़ों की, मान लीजिए कि राज्य सरकार के अंदर किसी को जॉब देनी है या कोई भी और भी मुद्दा होता है तो उससे रिलेटेड आधार को मैंडेटरी किया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स को लेकर के अपने जो है वो बातें रखी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने बोला था कि इस बेसिस पे हमने क्या किया है, आधार को जो है वो मनी बिल की तरह पेश किया है। तो क्लियरिटी नहीं है अभी भी एक तरीके से कि किन आधारों पर जो लोकसभा का स्पीकर है वो किसी भी बिल को क्या कर सकता है, मनी बिल बना सकता है। चीज़ें जो हैं वो तो लिख दी गई हैं 110 में 1A से लेकर के F तक चीज़ें तो 6 मानदंड लिख दिए गए हैं, लेकिन इसी में बहुत सारे लूप होल निकल करके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे संचित निधि, टैक्स वगैरह जैसे शब्द जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। अब उसको हर गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लेती है, और फिर किसी भी विधेयक को थोड़ा सा उसमें कर वगैरह से रिलेटेड मुद्दा डाल करके एज अ मनी बिल पास कर देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राज्यसभा की अथॉरिटी खत्म हो जाती है, और लोकसभा में मेजोरिटी की अगर गवर्नमेंट है तो वो बिल बहुत आसानी से पास हो जाता है। तो इसको लेकर के ये पूरा मुद्दा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल से कैसे अलग है, क्या इशू है, और किस तरीके से इसका मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की है। आई होप आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स थे उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। कल बजट आएगा, उसमें हम बात करेंगे बजट से रिलेटेड जो है, कल परसों से आपके आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, क्या नई चीज़ें शामिल की गई हैं, इसको लेकर के एडिटोरियल आएगा, बहुत अच्छे से उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।